हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इन दिनों एमटीपी सीरीज हमारी चल रही है। सीए फाउंडेशन का एमटीपी 1 एमटीपी 2 दोनों ही मैं अपलोड कर चुका हूं और आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के लिए। हमारा एमटीपी का सीरीज 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और आज हम लोग एमटीपी दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए जो सीरीज 2 है उस पर बात करने जा रहे हैं। बराबर, तो चलिए बगैर समय गवाए आप लोगों का, क्योंकि समय काफी कीमती है इस वक्त आप लोगों का। 29 नवंबर हो चुका है। बस मेरे ख्याल से एक आध दिन आप शायद दूसरे कोई सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और उसके बाद आप लग जाएंगे पूरी तरह से अकाउंट्स की तैयारी के अंदर। तो आइए फटाफट से हम लोग इस आरटीपी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा डिवीजन जो रहेगा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। Mr. Haridatta is an operation head of North India region of Hilton Limited. He was a full-time employee of the company. Mr. Hari draws a monthly salary, इनका दे रखा है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। On 14th of May 2020, Mr. Hari applied for a loan of 10 lakh to buy fully paid up equity share of the Mohan Limited. अब ये काम तो करते हैं हिल्टन के अंदर, लेकिन मोहन लिमिटेड के शेयर्स परचेस करने के लिए लोन ले रहे हैं, जो हिल्टन की होल्डिंग कंपनी है। बच्चे लोगों, सेक्शन 67, कोई भी कंपनी अपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए किसी भी तरह का फाइनेंशियल हेल्प अगर करती है तो उसकी कुछ लिमिट्स डिसाइडेड है। अगर अपने एम्प्लॉइज को देती है, वैसे तो नहीं कर सकती। 6 मंथ्स का सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख का इनका सैलरी है, 6 महीने का 6 लाख होता है और पैसा दिया जा रहा है कितना भाई, कितना दिया जा रहा है? कंपनी रिफ्यूज, 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। तो कंपनी ने ऐसा देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये पर्सन एलिजिबल नहीं है। बराबर, तो बिल्कुल सही है। बाकी तो शेयर फुल्ली पेड अप है, वो भी बात सही है, एम्प्लॉय भी है, वो भी ठीक है, लेकिन यहां आकर के मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिल्टन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल टू परचेज ओन सिक्योरिटीज। बिल्कुल आर्टिकल्स परमिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आपको याद हो तो पिछली बार हमने पहले ये चीज देखी थी, उसके बाद ही हमने क्वेश्चन को पढ़ा था, तो अपन वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ इतना मेहनत से पढ़ा और आगे फर्स्ट पैराग्राफ पे कोई क्वेश्चन ही ना हो, है ना। तो हिल्टन लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, आर्टिकल से ऑथोराइज है और वो क्या करना चाह रहे हैं, बैलेंस शीट उनकी दे रखी है बच्चों। 20 लाख इक्विटी शेयर है, 100 ईच के हो गए, 20 करोड़ के शेयर्स हो गए। 30 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, 20 करोड़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 50 करोड़ के डेप पड़े हुए हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो 50 लाख के हैं। कंपनी बायबैक करना चाह रही है 10 करोड़ रुपीस के शेयर्स का फ्रॉम द फंड्स जो पड़े रहेंगे फ्री रिजर्व के अंदर और सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है। बीओडीज जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं 28 अप्रैल को। कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करती है इंफॉर्मेशन। कंपनी ने फाइल किया है, किधर गया भाई, कंपनी ने फाइल किया एक जो फॉर्म रिक्वायर्ड होता है वो भी कंपनी ने आरओसी को फाइल कर दिया है। 1 मई को कंपनी हैज आल्सो फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अलोंग विद लेटर ऑफ ऑफर एंड सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, जो अपने को करना होता है वो भी सब कर दिया है। The letter of offer was dispatched to all shareholders on 3rd of May. The company announced the avail buyback offer at least 10th May. Many shareholders who approached the company after due date, और वो लोगों का बोलना है कि भाई 7 डेज आपने जो टाइम दिया वो बहुत कम है, तो हमको ये भी पता है कितना टाइम अपने को एटलीस्ट देना चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया, कंपनी को ऑथोराइज किया गया बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए और यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच किया है जिसमें सारा डिटेल दिया गया है। ये मोटा मोटी हमारा बायबैक के ऊपर क्वेश्चन हो गया। अब देखें बच्चों, पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है द कंपनी हैज प्लान टू बाय बैक शेयर्स वर्थ ₹10 करोड़। तो आपसे पूछ लिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर दैट द कंपनी इज अलाउड टू बाय बैक बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स के बेसिस पे कितना मैक्सिमम बायबैक किया जा सकता है बच्चे लोगों। 20 लाख के शेयर, मतलब 20 करोड़ का कैपिटल इनके पास में है, तो 20 करोड़ का मैक्सिमम 25% जो है, 10% बोर्ड रेजोल्यूशन से और उससे ऊपर 25%, तो 25% के हिसाब से देखे तो 5 करोड़ का बायबैक जो है वो इसके अंदर कंपनी कर सकती है। तो 5 करोड़ हमारे पास ये रहा, बी ऑप्शन फर्स्ट का एब्सोल्युटली जाएगा करेक्ट। सेकंड देखते हैं, सपोज द कंपनी इंटेंड टू बाय बैक सम पार्टली पेड अप शेयर, तो जो भी फाइनल कॉल का पैसा है पहले वो मंगा लो और उसके बाद आप कर सकते हो, अदरवाइज जो है वो आप जानते हो बायबैक करना पॉसिबल नहीं होगा, तो कंपनीज अलाउड नहीं कर सकती। पार्टली पेड अप शेयर ये भी सही नहीं है अलाउड।
The company is allowed to buy back partly paid up share, but it cannot buy back partly paid up in other specified securities. All the share or other specified securities for buyback must be fully paid up. भाई fully paid up होना चाहिए. तो सेकंड का डी ऑप्शन जो है वो हमारा परफेक्ट जाता है. थर्ड क्वेश्चन पूछा है बच्चों, सम शेयर होल्डर एंड ऑफिसर ऑफ कंपनी आर द ओपिनियन दैट इट वाज नेसेसरी फॉर द कंपनी टू पास एसआर इन जनरल मीटिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक. हम लोग जानते हैं अगर 10% तक का करना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, उसके ऊपर जाना है तो हमको एसआर पास करना पड़ेगा. ऐसा कोई आंसर इसमें दिखता है तो चेक करते हैं. इट वाज नॉट नेसेसरी टू पास एसआर, गलत हो गया. इट वाज नेसेसरी टू पास एसआर एज द अमाउंट ऑफ बायबैक एक्सीड 10% अगर करता हो पेड अप कैपिटल और रिजर्व का. ये बिल्कुल सही लग रहा है भाई. बाकी ऑप्शन भी नॉट नेसेसरी गलत है. नेसेसरी है एक्सीड 15%, जी नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया. 10% से ऊपर जाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा. अब मजेदार चीज बच्चों देखो, जितना कुछ हमने वहां पे पढ़ा बराबर से कुछ दे ही नहीं रखा है. बराबर मतलब इसीलिए मैंने आपको कहा था कई बार क्वेश्चन पहले पढ़ लो. फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे ही आया 67 का, एक भी क्वेश्चन नहीं. यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं हमारे लिए. जो इंसिस्ट इन्होंने किया था 7 दिन का टाइम कम दिया, उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है. तो कई बार ऐसा होगा कि मेन क्वेश्चन का इनसे लेना देना होगा ही नहीं, पता नहीं क्या एकदम सिंपल चीजें इन्होंने पूछ ली. तो बच्चों को आप भी ध्यान रखिएगा, एक बार ये मेन क्वेश्चन पे नजर डाल लीजिएगा. उतना ही पोर्शन अगर पढ़े तो ठीक है, टाइम थोड़ा सा हमारा सेव हो जाएगा. चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब सेकेंड क्वेश्चन भी देखें क्या बोला गया है. बड़ा सा क्वेश्चन है, हालांकि सेकेंड क्वेश्चन में अगर मैं मल्टीपल चॉइस ही पढ़ूं तो क्वेश्चन आस्क इफ, बच्चों अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पढ़ता हूं तो क्वेश्चन आस्क, अब कौन है क्वेश्चन ये मुझे नहीं पता. यहां 2 लोग जरूर दे रखे हैं, कीर्ति और किशन. फिर भी एक बार पढ़ता हूं. किशन आस्क इफ मिस्टर पी प्रॉमिसेस मिस्टर क्यू दैट ही विल पे 4 लाख, 4 लाख रुपया पी क्यू को देगा. हाउएवर ही विल पे द सम टू मिस्टर क्यू ऑन 76th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, और ये पैसा वो देगा 76th ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर. क्या ये प्रॉमिस एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा क्या? ये लोग, मुझे तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं लग रही है भाई. कोई किसी ने भी कहा होगा, यहां लग रहा है पी ने क्यू को प्रॉमिस किया 4 लाख रुपीस देगा 76th ऑफ इंडिपेंडेंस डे पर. ये यहां पे लिखा गया है. तो आई थिंक इसमें कहीं कुछ ऑप्शंस देख लें. नो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट इन्होंने लिखा है क्योंकि कंडीशनल है. जी नहीं, कंडीशन अगर ऐसी हो जो सर्टेन टू हैपन हो तो अपन लगा सकते हैं. सेकंड भी नो नहीं बैठ रहा. यस दिस इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट एज द इवेंट स्टेटेड इन द प्रॉमिस इज बाउंड टू हैपन, बिल्कुल हैपन होगा. और इन्होंने क्या बोला, इररिस्पेक्टिव, ना कंडीशनल तो हो सकता है लेकिन बाउंड टू हैपन हो, सर्टेन हो तभी हो सकता है. तो सी नंबर ऑप्शन अपना एकदम परफेक्ट हो गया. लो जी, ऊपर का क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. सेकंड में भी यही पूछा है. क्वेश्चन आस्क when Mr. P promises to pay a friend to Mr. Q 2 lakh rupees, okay, 2 लाख रुपया और साथ में आईपैड देने की बात हो रही है बर्थडे के ऊपर. क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? नहीं भाई, सिर्फ मनी ओनली होना चाहिए बच्चों को. काला घोड़ा लाल घोड़ा हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, तो बिल्कुल वैलिड नहीं है. तो आंसर चेक करूं मैं, आंसर तो नो भी जाने वाला है, तो ए और बी में से ही कुछ होगा. इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट एंड द ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली. बिल्कुल सेकंड का ए ऑप्शन जो बच्चे लोगों को हमको एकदम परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है. ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है. तो बिल्कुल सही प्रोविजन हो गया, तो बहुत आराम से हो गया बच्चों. आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन जो है उसको रीड आउट किए ही नहीं है, और बगैर क्वेश्चन को रीड आउट किए भी यहां से हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं. बराबर, तो नो टेंशन भाई. चलिए थर्ड पे आते हैं. तो अब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं मैंने बच्चों, कुछ पूछे ही नहीं है इसमें से, डायरेक्ट ही आंसर अपने को मिल जाएगा इसका. तो आप देख लीजिएगा, अगर जरूरत पड़े तो क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार कि कौन कौन है, अपने को डायरेक्ट ही आंसर मिल गए. चलिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 ऑफ जैन को ड्यू हुआ है. ग्रेस पीरियड कितना होता है? ग्रेस पीरियड 3 डेज का होता है, सबको ही पता है. सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट. We know the transporter was transporting tomatoes to Avinash from his farm to the market. Okay, विनोद जो है ट्रांसपोर्टर की तरह गया है. However, due to heavy rain, विनोद was stuck for 3 days. 3 दिन उसको रुकना पड़ा. He sold the tomato below the market rate. Okay, एजेंसी वो नेसेसिटी वाला मामला हो गया है, तो इमरजेंसी नहीं, नेसेसिटी वाला, एजेंसी बाय नेसेसिटी. Where he was standard fearing that the tomatoes may perish. Okay, इसलिए उसने बेच दिया उसके. Okay, below the market price. सही ऑप्शन बताओ भाई, बस सही ऑप्शन है. विनोद लायबल नहीं है भाई, तो अविनाश सक्सीड होगा लॉसेस लेने में, सवाल ही नहीं, सक्सीड नहीं करेगा. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एजेंसी बाय नेसेसिटी में लॉसेस से बचाने के लिए प्रिंसिपल को एक कॉमन मैन जो काम करता है वो उसने भी किया, तो बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट देखो. मिस्टर विशाल पार्क इस कार एट पार्किंग लॉट, लॉकेट और चाबियां अपना जेब में रख लेता है. तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बेलमेंट हो ही नहीं सकता, चाबी अपने पास में रखा है.
पार्किंग वालों के पास पोजीशन किधर दिया भाई, चाबी तो तुमने अपने पास रखा। पार्किंग पीपल कस्टडी बोल सकता हूं मैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट, कस्टडी बोला जा सकता है, मॉर्गेज तो सवाल ही नहीं, कस्टडी बोल सकते हैं उनके पास में, लेकिन पोजीशन नहीं है तो बेलमेंट भी नहीं है। नंबर नेक्स्ट इज द कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन, जहां पे वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस ऑर्डिनरी, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग लिया जाता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन में ऐसा होता है, सबको बताया, तो 6 का ए हमारा बिल्कुल सही जाने वाला है। अब 7th नंबर क्वेश्चन के लिए मैं खास करके यहाँ पे स्टडी मैट हाथ में लेना चाह रहा हूं 7th क्वेश्चन के लिए। सर जनरल क्लॉसेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होने वाला है? मेरे हाथ में स्टडी मैट भी है, अपन यहां से चाहें तो अभी इसको ओपन भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम यहां से क्या कर सकते हैं, ये रहा इमूवेबल, ठीक है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये इसको लेकर के काफी सारे मेरे पास में डाउट्स भी आए थे, तो मैं यहां से उन डाउट्स के साथ ही बात कर लेता हूं इसके ऊपर। यहां पे पूछा गया है what among the following could be considered in the term immovable property as defined under section 326 of the general clause 26 of the general clauses act 1897। 4 चीजें दिए बच्चों, सोइल ऑफ मेकिंग ब्रिक्स, राइट टू कैच फिशेस, राइट टू ड्रेन वाटर एंड डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस, ये पूछा है। और आपसे ऑप्शंस में जो दे रखा है कि ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ ही इमूवेबल में आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आएगा, या सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आएगा, ये ऑप्शंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए हैं, बराबर। अब ये मैं यहाँ पे इसलिए लेकर के बैठा हूं क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ इन्होंने जो है वो दे रखी है, तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट पॉइंट्स तो आपको पता ही है, लैंड, बेनिफिट अराइजिंग, थिंग्स अटैच एंड परमानेंटली वाली चीजें तो है ही। उसके अलावा एक लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, छोटे मोटे कुछ पॉइंट दिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ट्रीज जो हैं वो तो चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एन एग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक तेंदू लीव्स, टिम्बर, बम्बूज, द सोइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, द राइट टू बिल्ड ऑन ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पज एंड राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज एंड टू गेट लीव्स फ्रॉम ट्रीज and grow in further are all included in the term immovable property। तो soil for making bricks जो नंबर 1 पे आप देख रहे हो, ये पक्का है कि immovable property के अंदर कवर है। एक चीज तो यहां से मुझे पता लग गई। फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ा, राइट टू वे ऑफ एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। Whereas to right to drain water is not immovable property। बच्चे लोगों, ड्रेन वाटर जो है थर्ड वाला, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर नहीं होता है, बराबर। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट हमको मैटर यहाँ पे देख रखा है, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन के अंदर से भी हमको पता लग जाएगा कि सिर्फ यही एक ऐसा है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं है। बाकी सारी सर डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउस, बच्चे लोगों हाउस के साथ ही अटैच है, अलग से थोड़ी है वो। तो इमूवेबल जो चीजें उनके साथ में अटैच अगर चीजें हैं तो बट ऑब्वियस वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, अपने को ध्यान में रखना है। सेम हमारा केस रेफरेंस जो हमारा एक है वो भी राइट टू कैच फिशेस को भी इमूवेबल के राइट्स के अंदर काउंट करता है। तो इट मींस इसमें हमारा आंसर, इसलिए मैं स्टडी मैट लेके बैठा ताकि आपको मैं बता सकूं कि कहां इसका आंसर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो 7th का 3rd को छोड़ के बाकी सारे इमूवेबल हैं, तो 1st, 2nd एंड 4th यानी कि बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट चला जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा स्टडी मैट के हिसाब से, स्टडी मैट में क्वेश्चन के बेस पे, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या चीजें इमूवेबल में है और कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अगर मैं चलूं तो एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ऑलवेल लिमिटेड 31 अगस्त को है। सपोज द चेयरमैन जो है वो 2 दिन के लिए आफ्टर 2 days of AGM went abroad for next 31 days। सेम क्वेश्चन अपने किया है। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ चेयरमैन विद इन टाइम पीरियड, कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ AGM ROC को भेजना है, उस पर साइन चाहिए। 2 डायरेक्टर्स ने साइन किए जिसमें से एक एडिशनल डायरेक्टर नहीं चलेगा। 2 डायरेक्टर, 1 मस्ट बी ऑफ MD और साथ में एक CS का साइन हमारा लगता है, ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो देखें भाई MD के बारे में कहीं है क्या? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी MD की बात नहीं है, फोर्थ में अगर अपन देखें तो 2 डायरेक्टर 1 MD और इफ देयर इज 1 एंड साथ में CS के साइन, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों को ध्यान में रखना है। चलिए AGM कंपनी का 25 मई को है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन कंपनी शुड सबमिट रिपोर्ट ऑन AGM 30 डेज में जाना चाहिए। तो 25 मई है तो 24 जून तक जाना चाहिए। 30 डेज सीधा सीधा सा हो जाएगा। मई जो हमारा है 31 का है, तो बिल्कुल 24/6 हमारा आंसर। 9th का C नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट दिखता है अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गामा लिमिटेड जनरल मीटिंग्स आर हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। ओके,
मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ गामा लिमिटेड कितना टाइम तक केप्ट एट, कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो रखना है और कहाँ पे रखना है ना। तो सीधा सीधा सा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाएगा, मेंबर जहां पे हो, मेंबर जहां डिसाइड करें, ऑल एम्प्लॉइज जो डिसाइड करें, ना ना ना, रजिस्टर्ड ऑफिस में सीधा सीधा सा काम है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now, Amit Limited is accepting deposit of various tenure from its member from time to time. The current register of deposit maintained in its registered office is complete. Okay. ठीक है भाई, स्टेट द मिनिमम पीरियड जब तक आपको ये रजिस्टर संभाल करके रखने होते हैं बच्चों को, 8 ईयर्स तक संभाल कर रखना होता है, डिपॉजिट से रिलेटेड है ना, और वेरियस टेन्योर फ्रॉम इट्स मेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, डिपॉजिट के अंदर जो रजिस्टर मेंटेन रहता है वो हमारा 8 ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, जब भी आपने लिमिटेड से एंट्री डाला, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। श्री लिमिटेड, अ कंपनी हैविंग सीएसआर कमिटी 135 के हिसाब से वो पैसा खर्च करना चाह रही है सीएसआर का, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज अलाउड ही नहीं है, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए तो अलाउड ही नहीं है। तो टोटल अमाउंट फाइनेंशियल ईयर, नो अमाउंट स्पेंड ऑन सीएसआर, नो अमाउंट मतलब नहीं माना जाएगा भाई, ये सही लग रहा है, अमाउंट होगा ही नहीं। हाफ अमाउंट कर सकते हो, सैलरी के बराबर कर सकते हो, नहीं सवाल ही नहीं, भी ऑप्शन इज करेक्ट। सीएसआर का पैसा एम्प्लॉइज पर नहीं जाएगा। Mr. Guru bought 40,000 shares of Real Consultancy Services RCS for face value of 10 out of his saving. On such share, the final call of ₹2 is due but unpaid by Mr. Guru. In the meantime, RCS ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 15% का रिगार्डिंग अनपेड कॉल मनी बाय मिस्टर गुरु। इन लाइट ऑफ डिविडेंड ड्यू टू हिम, RCS स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों को सीधा सा क्वेश्चन है, होना कैसे चाहिए था वो देखिए। 40,000 शेयर 10 का एक हो गया, यानी कि टोटल 4 लाख हमारा यहां पे मैटर हो गया, और 4 लाख पे 15% बराबर से 4 लाख ही हुए ना, हाँ 10 का है तो 4 लाख पे यानी कि 60,000 रुपए इनका बनता है डिविडेंड का, बराबर से। अब कॉल मनी जो इनका ड्यू है वो है 40,000 इंटू 2 का, यानी कि 80,000 का कॉल मनी इनका ड्यू होता है। तो 80,000 कॉल मनी है, 60 पूरा एडजस्ट करने के बाद भी 20,000 उल्टा कॉल्स इन एरियर बचता है। ऐसा इस क्वेश्चन को देखने से अपने को समझ में आता भी है, बराबर। बट यहां हमारा कुछ मैटर जो है वो अलग जा रहा है, जैसा आप देख रहे हो, ऐसा कोई आंसर यहां पे ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। हाँ जी, तो आइए इस चीज को भी अपन देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट है। भाई है ही नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन जो कई बार अजीब तरीके से लगाया जाता है कि भाई क्यों ना ये किया जाए कि 40,000 में से है 10 रुपए का एक शेयर है तो 2 रुपए हटा दिए जाए इसमें से, बहुत सीधा सा है। तो बचेगा हमारे पास में, मतलब कॉल मनी ड्यू है ना, तो पेडअप पे किया जाए, तो पेडअप पे किया जाए तो 40,000 इंटू कितना हो जाएगा 8, यानी 3,20,000 पे ही डिविडेंड का पेमेंट किया जाए 15%, तो आई थिंक 48,000 आ जाएगा। और ये अनपेड कॉल मनी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, तो 13 का भी ऑप्शन अपने को यहाँ पे जो है वो सही दिखता है। बट ये कैलकुलेशन का मेथड बच्चे लोगों मुझे जमता नहीं है, मैं आपको रीजन देता हूं इसका। आपको याद हो तो एमटीपी का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, देखिए मैं आपको यहीं से बता देता हूं। ये देखिए एमटीपी का जब अपन ने सीरीज 1 किया था तो वहां पे सेम एक ऐसा क्वेश्चन था, द डायरेक्टर्स ऑफ लॉइन लिमिटेड प्रपोज 12% डिविडेंड, सेम वाज अप्रूव इन एजीएम, और मिस्टर ए जिनके पास में 10 लाख का होल्डिंग है, जिन्होंने 1 लाख का कॉल मनी पे नहीं किया है। तो हमने इस कैलकुलेशन को कैसे, ऐसे नहीं किया था हमने कि हमने 10 लाख में से 1 लाख का पहले लेस कर दिया कॉल्स इन एरियर, फिर 9 लाख पे 12% कैलकुलेट किया, हमने ऐसा नहीं किया था, बराबर। मैं आपको इसका आंसर जो है वो भी दिखाना चाह रहा हूं। लास्ट एमटीबी जो हमने किया था बच्चे लोगों, ये उसी का क्वेश्चन है और ये उसी के आंसर्स में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आइए ये देखिए, हमारा पैटर्न क्या था कि हमने पूरे अमाउंट के ऊपर 10 लाख पे 10% कैलकुलेट किया था, और 1.20 लाख हमारा डिविडेंड का अमाउंट आया। उसमें से हमने 1 लाख का कॉल्स इन ईयर एडजस्ट करके 20,000 का उनको पेमेंट किया था, क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहा था। तो एग्जैक्टली जो डिविडेंड कैलकुलेशन होता है वो तो पूरा फेस वैल्यू पे करना पड़ेगा अपने को, फुली पेड मान करके, और फिर उसमें से कॉल्स इन ईयर लेस होता है। ऐसा नहीं कि पहले आप कॉल मनी लेस कर दे और उसके बाद जो बचा हुआ है उसी के ऊपर हम लोग डिविडेंड का कैलकुलेशन कर ले। ये मामला थोड़ा सा यहाँ पे अटका हुआ है। ये देखिए, अच्छा स्टडी मैथ के अंदर भी डिविडेंड वाले चैप्टर में जाइएगा, उसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसका सॉल्यूशन भी इसी तरीके से किया गया है जैसे एमटीपी 1 में था कि भाई पहले आप फेस वैल्यू पे दीजिए और फिर कॉल्स इन एरियर को एडजस्ट करिए। अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, उसमें उन्होंने पहले कॉल्स इन एरियर को लेस करके उसके बाद कैलकुलेशन किया है, और ऑप्शन भी इन्होंने जो है ऐसा कोई 60 वाला तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है,
उस हिसाब से तो फिर बी ठीक है, बट ये मेथड जो है वो ठीक नहीं लगता मुझे। तो हमने इसके लिए भी आईसीआई को क्वारी भिजवा दिया है। जैसे ही जवाब आता है, जैसे इतनी सारी क्वारीज के जवाब आए, आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा कि आखिर इसको करना कैसे है। यहाँ तो चलो ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमने कर दिया, लेकिन वहां ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे ये वाला भी होता जैसे मैं बता रहा हूं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। तो इसको चेक करेंगे। नाउ द वर्ड फर्म फॉर द पर्पस, 139 में फर्म में बच्चों एलएलपी इंक्लूड है। सो और फर्म में तो इंडिविजुअल इंक्लूड होता है ना। फर्म को रिप्लेस कौन सा वर्ड, फर्म के साथ में इंडिविजुअल ऑडिटर तो अलग हो गया और फर्म अलग हो गई, लेकिन फर्म में इंक्लूड जो है वो सिर्फ एलएलपी रहता है। डेफिनेशन चेक कर लीजिएगा, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आखिरी क्वेश्चन, जब डिविडेंड को एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है तो फाइनल डिविडेंड बोलते हैं भाई उसको, सीधा सा ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन। तो यहां आकर के हमारे जो एमसीक्यू वाले पोर्शन है उस पर हमारी बात हो जाएगी खत्म। चलिए अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। ये देखिए काफी बड़ा पार्ट हमारे पास 5 क्वेश्चंस है, उसके अंदर काफी क्वेश्चंस हैं। आइए चेक कर दे। थ्योरी क्वेश्चंस पे अपन डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो केस बेस है उनके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। कैट प्राइवेट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी जो 2/6/2012 को रजिस्टर्ड होती है। द कंपनी हैव अ शेयर कैपिटल 50 करोड़। The company has decided to issue sweat equity share of its director and employees. Okay, 5/7/2021 को कंपनी डिसाइडेड टू इशू 10% स्वेट इक्विटी शेयर, और टोटल जो है वो विच इज टोटल विल बी एड अप टू 30% ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो पुराना और नया मिलाकर के 30% के बराबर हो जाएगा विद अ लुकिंग पीरियड ऑफ 5 years। इट इज अ स्टार्टअप कंपनी। वैसे अब स्टार्टअप के लिए 10 years हो चुका है इसके लिए, बराबर। हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस फैक्ट इन रिलेशन टू द प्रोविजन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी विद रेफरेंस टू प्रोविजन? बच्चे लोगों, स्वेट इक्विटी सेक्शन नंबर 54 कहता है पहले 10 साल तक आप स्टार्टअप कंपनी रहेंगे और उसमें आप 50% ऑफ इक्विटी शेयर के बराबर आप बिल्कुल स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं। 50% के बराबर का परमिशन दिया है, और यहां तो आप क्या करना चाह रहे हैं, 10% ही करना चाह रहे हैं ना, और टोटल एड मिला के भी 30% ही होगा, तो बिल्कुल परमिसिबल है। आंसर भी अपन चेक कर लेंगे, तो बिल्कुल परमिसिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं, अलाउड है। 10 साल तक, कभी 5 year की जगह 10 year हमारा स्टार्टअप कंपनी माना जाएगा, तो आराम से हो सकता है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। The BODs of New Fashion Limited at its meeting recommended a dividend on its paid up share capital, which was later on approved by the shareholder at AGM. Thereafter, the director at another meeting of board passed a board resolution, और ये पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं डिविडेंड का। बच्चों सेम क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में देके रखा है। मैंने आपसे हमेशा कहा कि स्टडी मैट के क्वेश्चंस को, इवन डिविडेंड के क्वेश्चन स्टडी मैट के सारे मैंने क्लास में करवाए हैं, बराबर। और ये जो सेम क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है, 45 days मनी को डाइवर्ट करने वाला एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ही यही है। क्वेश्चन नंबर नाम भी यही मिलेगा आपको, बराबर। वहां पे फ्यूचर फैशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू फैशंस लिखा हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है बच्चों एज इट इज। पेज नंबर 8.28 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, हम लोगों का डिस्कस क्वेश्चन है। डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद पैसे को डाइवर्ट कर दिया, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, और फाइनली फिर उन्होंने डिविडेंड का पेमेंट 45 days के बाद में किया है। तो 2 सेक्शंस तोड़ दिए आपने। पहला तो 124 के अंदर, मतलब 124 के अंदर हमारा ये था कि भाई डिक्लेयर करने के बाद आपको पेमेंट करना चाहिए 30 days के अंदर अंदर, और 30 days में पेमेंट नहीं करते हैं तो अगले 7 दिन के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पैसा डालना है, बराबर से विद इंटरेस्ट डालना है। पर खैर उसमें तो पैसा डाला ही नहीं, 45 दिन बाद शेयर होल्डर को पे कर दिया, तो 127 लग जाएगा। 124 तो 30 days की रिक्वायरमेंट बताने के लिए, और 127 कहेगा कि सर आपने लेट पेमेंट किया तो 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पे करो, साथ में जो पेनल्टी के प्रोविजन है वो लग जाएंगे। यही होना चाहिए, बराबर। सी कहता है आलिया अपॉइंट्स मोनू अ माइनर एज हिज एजेंट टू सेल अ वॉच फॉर कैश एट प्राइस नॉट लेस देन 700। बच्चों इंटर हो चाहे फाउंडेशन हो, ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर है। अभी फाउंडेशन वालों का जो मैं करवा रहा था एमटीबी, उसमें भी ये क्वेश्चन दोनों बार आया। उसमें वो है ना, नॉट नेमो डेट क्विट डॉन हैबिट, उसमें भी सेम पोर्शन है मर्केंटाइल एजेंट वाला, बस ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पे बंदा माइनर है ये देखना है। तो सेल तो 100% वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, माइनर एजेंट की तरह से हो सकता है, बराबर। और आपने उसको एजेंट अपॉइंट किया, उसने आपके इंस्ट्रक्शन नहीं माने, भले नहीं माने, खरीदने वाले के लिए तो वैलिड है, बराबर। और अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे डेविड के पास में तो राइट सही है, वॉच किसको सेल किया है, लेस देन 700 डेविड को, तो बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। 350 का जो लॉस है, अगर ये माइनर की जगह और कोई एजेंट होता
तो 350 का लॉस रिकवर हो सकता था, अब तो वो भी नहीं होने वाला है, कहानी खत्म हो जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, नहीं रिकवर नहीं कर पाओगे, सेल एब्सोल्युटली वैलिड रहेगी। मोनू का लीगल पोजीशन क्या है, मजा करे, माइनर है, कोई टेंशन ही नहीं है, उसको आलिया को बाउंड कर देगा, खुद बाउंड नहीं होने वाला है। डेविड प्रॉपर्टी के राइट्स मिल जाएंगे उसको, वॉच के राइट, आलिया कुछ नहीं होने वाला, बेचारा 350 में वॉच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डी कहता है मिस्टर अमना ड्रॉज अ चेक, 11,000 का चेक ड्रॉ किया और गिव्स टू बबीता बाय वे ऑफ गिफ्ट दे दिया, क्या बात है। सबसे पहला, क्या बबीता एसडीसी का हो ही नहीं सकता, एसडीसी बनने के लिए कंसिडरेशन भी चाहिए जो आपके पास में नहीं है, तो आप एसडीसी तो नहीं हो। क्या ये पैसा ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, गिफ्ट्स आर अलाउड, वैलिड है, और बिल्कुल आपने कहीं गुड फेथ में इसको लिया हुआ है और बिल्कुल आपके नाम से है, बबीता के नाम से है, पैसा लेने के लिए एंटाइटल है, तो होल्डर तो है ही है, ये चोरी वोरी तो किया नहीं है, तो होल्डर है, इसलिए 11,000 रुपए ले जरूर पाएगी, लेकिन एसडीसी नहीं होगी, सिर्फ होल्डर होगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो फर्स्ट का 4 पार्ट थे इसके, चारों के चारों हमने बहुत फटाफट ले रहा हूं बच्चे लोगों में, क्योंकि मुझे पता है समय आपके पास बहुत कम है और आता आपको सब है, बस थोड़ा बहुत पॉलिश चाहिए तो वो मैं कर देता हूँ बराबर, इसलिए डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। ये देखिए 54 हमने लगा दिया भाई, स्टार्टअप कंपनीज हमने बोल दिया 50% तक अलाउड है, 10 ईयर तक, ये भी हमने आपको कह दिया, तो दिक्कत ही नहीं है। तो आप बिल्कुल 10% इशू करके लाना चाह रहे हैं तो भी 30% तक ही पहुंचेंगे, हम 50% अलाउड कर रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, बराबर से। हाँ लॉक, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें, क्या लॉक इन पीरियड का कहां से आया भाई, मैंने देखने में चुप हो गया, देखें मैंने देखने में गलती किया है, कुछ लॉक इन पीरियड का पोर्शन आंसर में कैसे आया। स्वेट इक्विटी शेयर कहां है भाई, प्रोविजन ऑफ स्वेट इक्विटी स्टार्टअप कंपनी, लॉक इन पीरियड की तो कोई बात ही नहीं की इन्होंने। स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को इश्यू करना चाह रहे हैं, अच्छा बोला है बच्चों, ये देखो मैंने अंडरलाइन भी किया था पर ध्यान नहीं रहा, ये रहा लॉकिंग पीरियड 5 साल, गलत है, 3 साल से ज्यादा का लॉकिंग पीरियड तो अलाउड ही नहीं है, सेक्शन में क्लियर देके रखा है, तो वो मामला गलत है, बाकी सब कुछ इनका मामला सही है। ये देखो 3 इयर्स तक ही परमिसिबल है, बराबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, 124 के हिसाब से मैंने आपको कहा था 30 डेज वाला पोर्शन लिखना है, फिर 127 के हिसाब से 18% पर एनम, और जो पेनल्टी वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पे जरूर पूरे तरह से समझा देना चाहिए, पूरा सेक्शन समझाया, फिर ये रहा बच्चों फाइनल आंसर। 30 डेज के अंदर करना चाहिए, नहीं तो 7 डेज में आपको पैसा अनपेड डिविडेंड के अंदर डालना चाहिए था, नहीं डाला, तो बिल्कुल यहाँ पे 127 का पेनल्टी जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ अब वो पैसा जाएगा, ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना, पनिशमेंट लगने वाला है। तो वो पूरा पोर्शन बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। 127 का पनिशमेंट सर लिखे कि नहीं लिखे, लिखा है बच्चों यहाँ पे, ये देखो पनिशमेंट आ गया ना पूरा का पूरा, डायरेक्टर के आगे इसमें भी आ गया, और ये 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, पूरा प्रोविजन इन्होंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 184 एजेंसी का पार्ट है, any person even a minor become an agent, no person who is not the age of majority of sound mind or responsible for principal or liable, तो होगा नहीं, पता है अपने को, तो अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी इसके लिए लाइबल कर सकता है, खुद लाइबल नहीं होगा, डेविड को गुड्स टाइटल मिलेंगे, है ना, और मोनू जो है वो लाइबल नहीं, आलिया के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था, आलिया को नुकसान है बड़ा यहाँ पे। फिर बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 9 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एसडीसी का डेफिनेशन एमटीपी 1 में भी था, पूरा दे दो, बहुत प्यारे तरीके से सब कुछ समझा दो, डेफिनेशन देने के बाद अपना आंसर देना, बबीता इज होल्डर बट नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स, जैसा मैंने आपको कहा था कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन टाइटल गुड और बोनाफाइड है, होल्डर तो है ही है, सो 11,000 रुपए ले पाएगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां आकर के हो जाएगा कंप्लीट। चलिए बराबर, थोड़ा फास्ट है पर मेरे ख्याल से ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, समय की बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ये कह रहा है, मिस्टर पाम परचेज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली बिलोंगिंग टू एबीसी लिमिटेड after entering into an agreement with the company at the time of registration. Mr. Palm comes to know that title deed of company is not free, ये भी स्टडी बेड का क्वेश्चन है, और कंपनी ने एक्सप्रेस किया इनएबिलिटी टू गेट द टाइटल डीड ट्रांसफर इज नेम, उन्होंने बोला कि हम तो मान के चल रहे थे, आपको पता होगा, यानी मिस्टर पाम ने जो परचेस किया प्रॉपर्टी वो पहले से चार्ज या मॉर्गेज पे है, और कंपनी कह रही हम तो मान के चल रहे थे, आपको पता होगा भाई, तो कंपनी सही है क्या, बिल्कुल सही है, इट इज प्रिज्यूम्ड, एक बार चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि हर किसी को इस बारे में पता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह अपना पॉइंट था ना, तो चार्ज वाला सेक्शन लग जाएगा, अभी देख लेंगे, बराबर, तो बिल्कुल कंपनी सही बोल रही है। नेक्स्ट कहता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑब्जर्व ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग एंड नीड टू रीओपन द अकाउंट्स करना है, क्या बात है, अकाउंट्स रीओपन करना है बच्चों को, पढ़ते ना 131 वाले सेक्शन, बराबर, जिसमें रीओपन होता है और वापस से रिवाइज होता है, ये रीओपन करना चाह रहे हैं,
और 9-10 की रीओपन करना चाह रहे हैं। 9-10 की नहीं मिलेगी भाई, 8 साल से पहले की थोड़ी कर सकते हो, जब तक कोई इंस्पेक्शन का ऑर्डर में संभाल के न रखी हो। बिफोर एनसीएलटी टू इशू एन ऑर्डर टू रीओपनिंग अकाउंट्स, 9-10 की, 20-21 से 9-10, 10 साल पुराना हो गया ये तो नहीं मिलेगा भाई, वैलिडिटी नहीं है, 8 ईयर्स तक का ही परमिशन होता है, नहीं मिलना चाहिए। चेक करेंगे अभी। सी नंबर, मिसेस श्रेया डिलीवर हर ओल्ड सिल्वर ज्वेलरी टू मिस्टर यश गोल्डस्मिथ। ऐसा सेम क्वेश्चन किधर किया अपन ने, सब मुझे याद आ रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग न्यू सिल्वर बाउल बनाने के लिए हर शाम को वो सिल्वर बाउल को अपने पास ही बॉक्स के अंदर पैक रख देती थी। बॉक्स जो था वो तो यश का शॉप पे रहता था, लेकिन वो की साथ में लेकर के जाती थी। तो वन नाइट को सिल्वर बाउल गया, चोरी हो गया, क्या ये बेलमेंट है क्या? सवाल ही नहीं। आपने कस्टडी तो दिया लेकिन पोजीशन का ट्रांसफर नहीं किया, ये अपने को अच्छी तरह से पता है, बराबर। वेदर द पोजीशन ऑफ गुड्स एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिव बेलमेंट बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, पता ही है अपने को, अभी चेक कर लेंगे। व्हाट आर द पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। 3 पार्टीज के बारे में अपने को समझाना पड़ेगा बस, और क्या है। आइए आपको आंसर भी दिखा देते हैं साथ साथ में। ये देखिए भाई, सेक्शन 80 हम मान के चलते हैं कि सेक्शन 77 में अगर कोई चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराया, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग और पार्ट देयर ऑफ एनी शेयर और इंटरेस्ट शैल डीम टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज। भाई तुमको पता होगा, हम तो मान के चलेंगे, सो एबीसी लिमिटेड इज करेक्ट। मजे करो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों, 130 रीओपनिंग ऑफ द बुक्स। पूरा प्रोविजन समझाने का हमेशा की तरह बार बार बोल रहा हूं, अब तो एग्जाम है 5 दिन बाद भाई, अब क्या बताना तुमको कि पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। और सिर्फ बियॉन्ड 8 ईयर्स का परमिशन नहीं है भाई, रीओपनिंग रिकास्टिंग जो है विच इज बियॉन्ड 8 ईयर, आप 9-10 का मांग रहे हैं, 8 साल पहले का मांग रहे हैं, जो इनवैलिड है, परमिसिबल नहीं है। क्लियर, सिंपल। तो प्रोविजन लिख के आंसर लिखना है तुमको। तो नेक्स्ट पे बेलमेंट की बात करें, हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले बेलमेंट का डेफिनेशन दे दो, फिर सेक्शन 149 को समझाओ। द डिलीवरी ऑफ टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द पर्सन। तो पोजीशन तो तुमने दिया ही नहीं यहाँ पे भाई, पोजीशन नहीं दोगे तब तक बेलमेंट कैसे होगा। इन दिस क्वेश्चन क्लियर बोल दिया लॉक करके कि अपने साथ में लेकर के जाती, तो हमारी 149 में पोजीशन का रिक्वायरमेंट पूरा हो ही नहीं रहा है। सो दिस इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि कंप्लीट पोजीशन आपने ट्रांसफर किया ही नहीं है, तो बेलमेंट नहीं है, बराबर। और ये हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तीनों पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, आप लोग सब जानते हो इनकी मीनिंग्स, तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लंबा काम है, आ जाइए। 3, 4, 5 3 क्वेश्चंस करने हैं अपने को, आइए फटाफट। बच्चे लोगों को डायरेक्ट पॉइंट पूछ लिया। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 20 पूरा लिख दोगे, थ्योरी पार्ट है सेक्शन 20। अपने नोट्स में किधर देके रखा है? स्टडी मैट के अंदर, तो चैप्टर नंबर 2 में ही है, 2 में ही है ना, आई थिंक, हाँ 2 के अंदर ही दे रखा है आपको, जो इनकॉर्पोरेशन के मैटर्स है ना उसी में दे रखा है। अपने इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल वाले चैप्टर के साथ आपको दे रखा है कंपनी को कैसे जाएगा और मेंबर्स लोग को और आरओसी को कैसे जाएगा। कंपनी और मेंबर्स में फर्क इतना ही था, कंपनी के उसमें ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं थी, मेंबर्स के लिए ऑर्डिनरी पोस्ट भी थी, बाकी रजिस्टर्ड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोरियर, पर्सनल लिविंग, ईमेल, वो सारे पॉइंट्स अपने को सेक्शन 20 लिखने का है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्सन एलिजिबल है क्या, ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं क्या? क्या बात है भाई, ऑडिट का क्वेश्चन। मिस्टर रे इज अ प्रैक्टिसिंग सीए है, इंडेप्टेड 6 लाख के, ओके 6 लाख के, 5 लाख तक का इंडेप्टनेस होता तब तो हम चला लेते, नहीं तो 141 मना कर देगा हमको, क्या कहते हो, तो नॉट परमिसिबल है ना। सेकंड नंबर मिसेस कविता है, स्पाउस है मिस्टर कुमार, चार्टेड अकाउंटेंट, ओके, स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार चार्टेड अकाउंटेंट, इज द स्टोर कीपर ऑफ पीआरसी, ओके, मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं मिस्टर कुमार, उनकी वाइफ जो है मिसेस कविता, वो कंपनी की स्टोर कीपर है। और ये कुमार को सीए ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते तो करो ना भाई, डायरेक्टर का रिलेटिव जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता है, एम्प्लॉय के रिलेटिव को अपॉइंट करने पे तो कोई रोक ही नहीं है। समझे बात को आप? कहीं अपन ने पढ़ा गया, हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स का एमडी का रिलेटिव हो तो समझ में आता है भी केएमबी वगैरह का, अदरवाइज एम्प्लॉय के रिलेटिव को अपॉइंट करने में तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमको, तो इसमें तो कोई परमिशन, मतलब कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। यस, यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है, वहां ऊपर वाले में नहीं हो सकता, भी चेक करेंगे। सी पार्ट देखें, डिस्कस विद रीजन, होल्डर है कि नहीं है, वाह ये होल्डर वाली चीज बढ़िया आती है आजकल। मेगा हु फाइंड्स अ चेक पेबल टू बेयरर ऑन द रोड, ओके, सड़क पे पड़ा हुआ चेक उठा लेती है, बेयरर चेक है भाई, आपको राइट्स तो है नहीं, क्योंकि आपको उस पर अपने नाम से पैसा लेने का राइट तो नहीं है, तो इधर तो ये बेयरर नहीं दिखती अपने को, होल्डर है ना।
एंड बॉब हु स्टील अ बैंक, चोरी कर लिया और फर्जी साइन कर लिया, भाई बिल्कुल ही नहीं है इसको, तो गुड टाइटल ही नहीं है इसका, तो सब कुछ बैड फेथ है, तो मिलना ही नहीं है, दोनों के अंदर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। डज एन एक्सप्लेनेशन एडेड टू सेक्शन वाइडन एम्बिट ऑफ, एक्सप्लेनेशन कभी भी सेक्शन से ज्यादा बाहर निकल के नहीं जाएगा बच्चों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टडी मैट में दे रखा है, एक्सप्लेनेशन एडेड टू अ सेक्शन वाइडन द एम्बिट, नहीं, जो एम्बिट ऑफ सेक्शन है उसको ये वाइड नहीं करता है, बराबर बस एक्सप्लेनेशन उसमें जो चीजें दे रखी है उनकी मीनिंग्स डिस्क्लोज करता है, पूरा डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन का आपको दे के रखा है, सेम क्वेश्चन भी है, तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन हमारा जो इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक से हम लोग इसको ले सकते हैं। चलिए आपको आंसर की तरफ लेके चले, थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ फटाफट से बच्चे लोगों आ जाओ। ये रहा देखो सेक्शन 20 पूरा समझाने का तुमको, ये देखो पूरा समझा दिया अपने पॉइंट्स पॉइंट्स में किया हुआ लिखना। 141 के अंदर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई 5 लाख तक का अलाउड था, 5 लाख से ऊपर आप चले गए हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, 5 लाख तक का तो अलाउड था, है ना, डेप्ट। सेकेंड नंबर में डिस्क्वालीफाई तब होता है जब वो रिलेटिव हो किसका, डायरेक्टर का, बराबर, ये ऐसा पर्सन जो डायरेक्टर है, केएमपी हो, मैंने आपको कहा ही था। लेकिन कविता जो है उनके स्पाउस मिस्टर कुमार जो है वो तो कविता तो स्टोर कीपर है ना डायरेक्टर ने केएमपी है, तो मिस्टर कुमार विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, भाई आराम से अपॉइंट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, टेंशन ही नहीं है। फिर अगेन बच्चों होल्डर, अच्छा एसडीसी नहीं पूछा है, सिर्फ होल्डर के बारे में पूछा है, तो होल्डर का डेफिनेशन दे दो सेक्शन 8 में, 9 लिखने का जरूरत नहीं। पहले वाले में नो मेगा होल्डर नहीं है कि पोजीशन भले ही है लेकिन अपने नाम से पैसा लेने का राइट तो उसको नहीं दिया था ना, भले ही बेयर है, सर अपना नाम लिख देगी ना, राइट तो नहीं था ना, तो शी इज नॉट होल्डर। सेकंड वाले में बॉब तो भूल ही जाओ, रॉन्गफुल पोजीशन लिया, चोरी वोरी करके किसी और का नाम लिखा है, तो सवाल ही नहीं होता। और यहाँ पे बच्चों एक्सप्लेनेशन वाला पूरा पॉइंट आपको समझा देना है, एक्सप्लेनेशन कभी भी सेक्शन के एम्बिट को इंक्रीज नहीं कर सकता है, वो तो सिर्फ जहां पे मीनिंग्स कहीं पे आ गए कंफ्यूजन के, वगैरह एग्जाम्पल भी आप लगा सकते हो, बहुत जगह पे अपन एक्सप्लेनेशन मीनिंग पढ़े, होल्डिंग सब्सिडी, सब्सिडी कंपनी का डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन का मीनिंग समझा देना क्या होता है ना, जहां कंट्रोल ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत बढ़िया, अपने को ये अपने को ध्यान में रखना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का दे रखा है अपने को एसोसिएट कंपनी के अंदर, तो अपन लिख सकते हैं। चलिए आ जाए वापस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत धड़ाधड़ करा रहा हूं ना, एकदम फटाफट पे जा रहा हूं मैं, समय कम है तो ज्यादा बेनिफिट अपने को मिलना चाहिए। What is the minimum number of person required for a private company or public company? है minimum number of person required to form a private and public company। अच्छा तो पता ही है आप सबको, प्राइवेट में तो 2 चाहिए, इधर 7 चाहिए, सेक्शन 3 कहता है ये, और नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो हो गए तो 3 ये समझाना है बच्चों, 6 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें मेंबरशिप नंबर बढ़ाओ नहीं तो वाउंड अप चालू करो, अदरवाइज जो मेंबर्स हैं और जिनको नॉलेज है दे आर पर्सनली लायबल, सबको आता है ये, तो 6 नंबर क्वेश्चन खटाखट उड़ गया। कविता लिमिटेड शेड्यूल्ड एजीएम 11 मार्च को, एजीएम सुबह को 11 बजे हो रहा है, कंपनी में 900 मेंबर है, 900 मेंबर अप टू 1000 मेंबर हो तो 5 मेंबर्स चाहिए, कोरम के अंदर कौन कौन आया देखें, P1 P2 P3 3 लोग हो गए, P4 रिप्रेजेंटिंग एबीसी लिमिटेड एक और भाई साहब आ गए, P5 डीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो गया कोरम पूरा, बधाई हो। प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करेंगे, हटाओ, लेकिन कोरम पूरा हो गया, 3 1 4 1 5 लोग आ गए, मस्त रहो। एक्सप्लेन करके बताइए कोरम प्रेजेंट है क्या, जी हुक्म प्रेजेंट है, टेंशन ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, ये जो भाई साहब P4 है जो एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 11:30 के बाद पहुंचते भाई, हाफ एन आवर में कोरम पूरा होना चाहिए, नहीं तो एडजॉन बोर्ड जो डिसाइड करे वो, नहीं तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस के ऊपर एडजॉन हो जाएगी, ये अपने को आंसर में लिखना रहेगा, अभी चेक कर लेंगे अपन, टेंशन नहीं है। सी नंबर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कंपनीज एक्ट, बच्चों हमेशा वाला क्वेश्चन अपना वही फ्रॉम वाला जो क्वेश्चन है, द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट डिविडेंड रिमेन अनपेड अनक्लेम ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, अनपेड में 7 दिन में आपको डालना है भाई, एक्सपायरी डेट है 30/10, यहां से 7 दिन कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम आ रहा है बच्चे लोगों, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, तो 30/10 को हटाओ, 31/10 से चालू करो, क्योंकि अक्टूबर 31 का महीना है, 31st, फिर 1st, फिर 2nd, फिर 3rd, 4th, 5th एंड 6th, क्या कहते हो 6 नवंबर, ये अक्टूबर है ना, तो 6 नवंबर का डेट होना चाहिए हमारा, तब तक ट्रांसफर हो जाना चाहिए, मैं लिख देता हूँ 6th ऑफ नवंबर, बराबर। तो अपने को चालू किधर से करना है, 31st से चालू करते हुए 6 तारीख तक का टाइम है, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक पैसा जमा हो जाना चाहिए, सीधा पोर्शन है, अगले दिन से चालू करो, लैंड वाले को इंक्लूड करो। हेडन्स रूल डायरेक्ट पूछ लिया बच्चों, विद एग्जांपल पूछ लिया, तो सब है आपके पास में, ये मुझे कुछ ज्यादा बताने का इसमें जरूरत आपको नहीं है। आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए भाई, सुपर फास्ट स्पीड ले लिए, प्लीज बुक में नाम आ जाए, इतना फास्ट स्पीड हो गया। चलो 4th का, ये देखो भाई 7 लोग 2 लोग, ये पूरा 3 समझा दिया, 3 समझा दिया, और तो क्या है, पूरा पोर्शन आपको आता है। 103 बच्चे लोगों,
3 काउंट हो गए, ये हमारे 2 काउंट हो गए, कोरम यहाँ पे हो गया, प्रॉक्सी को काउंट करना नहीं है, तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, सो कोरम इज फुलफिल्ड। सेकेंड वाले पोर्शन में भाई हाफ एन आवर में अगर कोरम नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस या बीओडी जो डिसाइड करें। P4 भाई साहब बहुत एसेंशियल थे क्योंकि एग्जैक्ट 5 ही लोग हो रहे हैं, तो ये अगर लेट आते हैं आफ्टर 11:30 तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी, जैसा ऊपर अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से खत्म। अगला बच्चों फ्रॉम वाला पोर्शन ये देख लो, मैंने आपको कहा था ना 6 नवंबर लिख दिया था मैंने वहां पे, ये देख लो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर का टाइमिंग है, 7 दिन अपने को लेना है। पहला 30th एक्सक्लूड करके 31 से शुरू करेंगे, 6 को इंक्लूड करेंगे, आपके सामने आंसर है, खत्म। चलो हेडेंस रूल समझा देना, बढ़िया सा एग्जाम्पल स्टडी मैट में अपने नोट्स में वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाला वगैरह जो कुछ भी बढ़िया सा आप देना चाहें वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देना। एग्जैक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो सकता है। आगे बढ़े, आखिरी मतलब आखिरी, मिस्टर निर्मल हैज ट्रांसफर्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड टू सिस्टर माना। The company did not register the transfer of share, also did not send a notice of refusal। हो नोटिस 59 वाला पोर्शन है क्या, 58 वाला, जहां आपने ट्रांसफर के लिए आपको 30 डेज के अंदर बताना चाहिए था, तो हमने वो चार्ट बनाया था पूरा प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी वाला, तो प्राइवेट कंपनी है ये तो बराबर 30 डेज में आप बताओ, नहीं तो हम ट्रिब्यूनल के पास में जाएंगे, वो वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, तो डिस्कस करना है प्रोविजन, बहुत आराम से हो जाएगा बच्चों। ट्रिब्यूनल वाला मैटर पूरा अपने को लिखना है। चार्ज को डिफाइन करिए, थ्योरी पूछ लिया। Who has the authority to verify the instrument of charge created property situated outside of India? Give your answer as per provisions of the act। Verify करने का तरीका क्या होता है वो भी अपन देख लेंगे कि टाइटल डीड के थ्रू किस तरीके से होता है। Now उसके बाद बोला है थ्योरी क्वेश्चन है डायरेक्ट बच्चों, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी और स्टेट द कंडीशन जब गारंटी इनवैलिड हो जाती है। ध्यान में आया आपको, जहां आपने को श्योरिटी का डिमांड किया था पूरा नहीं हुआ या इसके राइट्स एम्पेयर्स हो गए, वो पूरा प्रोविजन लिखेंगे। और सर्विस बाय पोस्ट, वो सर्विस बाय पोस्ट बच्चों मजेदार पॉइंट, वो जो आपसे पूछा था वो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 20 है, जनरल प्रोसेस एक्ट का हमारा सेक्शन है, सर्विसेज पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और पोस्ट वाला, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है। देखो आ जाओ, थ्योरी है भाई, जिनका थ्योरी मजबूत होगा, मैंने कहा ना सेक्शन 58 में आपको दे रखा है। अगर आप ट्रांसफर से मना करते हैं तो 30 डेज के अंदर आप बताओ ना ट्रांसफरी, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ होगा 30 डेज के अंदर आपको हाँ ना में जवाब देना है। तो ट्रांसफरी में अपील ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, और अगर उनकी तरफ से नोटिस आए ही नहीं तो 60 डेज का हमको टाइम मिलने वाला है कि हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफर ही अप्लाई करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर मैंने पूरा चार्ट बनाया था, रिप्लाई नो रिप्लाई वाला, रिप्लाई या तो हाँ में आ गया या रिप्लाई आया, नो रिप्लाई आया, बराबर। और प्राइवेट कंपनी का है तो बहुत सीधा सीधा सा है अपना 30-60, वहां था 60-90 पब्लिक कंपनी होती तो। फिर रिफ्यूजल उन्होंने भेजा ही नहीं है, तो अपने को ये पूछा है अपने को क्या करना है, तो हमने जब फाइल अप्लाई किया था इंस्ट्रूमेंट, वहां से 60 डेज में हम ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे बच्चों, इतना ही पूछा है। आगे ट्रिब्यूनल क्या डिसाइड करेगा वो ट्रिब्यूनल की चॉइस के ऊपर है, वो जो अपन ने पढ़ा था ट्रांसफर का ऑर्डर देगा और वो सब करेगा, वो बात की बात हो गई, वो भी आप चाहें तो लिखें, आंसर को मजबूत बनाना है तो। चार्ज का डेफिनेशन दे दिया बच्चों। फिर हमने कहा ये वाली चीज पढ़िएगा मेरे साथ में, द कंपनी ऑफ द कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग एनी चार्ज required to be filed by registrar shall be verified by a certificate issued either। अब वेरीफाई कैसे करना है, अंडर द सील, अगर कंपनी का सील है तो, या अंडर द हेड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अगर सील नहीं है तो आप लोग जानते हैं, या फिर ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज ऑफ चार्ज। तो जो एसेट है उसको वेरीफाई कैसे करना चार्ज को, where the instrument or deed relate to solely to the property situated outside of India अगर पड़ी हुई है तो वहां से उसको वेरीफाई कैसे करें, तो कंपनी का सील लगे या डायरेक्टर या सीएस वगैरह का हो या तो ऑथोराइज ऑफिसर हो, ठीक है, ऑफ द चार्ज होल्डर, और या फिर क्या हो कि ऐसा पर्सन जिसके फेवर के अंदर ये मॉर्गेज या चार्ज है वो वहां से वेरीफाई करे, तभी वेरीफाई माना जाएगा, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, सी नंबर देखें तो सीधा सीधा सा बच्चे लोगों समझा दिया मीनिंग, यहाँ पे आपको इंडेमनिटी का मीनिंग दे दिया या गारंटी का दे दिया, और वो कंडीशंस ऑफ गारंटी इनवैलिड होती है, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया, साइलेंस रह करके लिया, या जहां को श्योरिटी का कंडीशन लगाया था, याद आया आपको, है ना, जहां पे क्रेडिटर ने श्योरिटी ने सीधा बोल दिया था कि क्रेडिटर को उस वक्त तक काम नहीं करना है, मतलब लोन नहीं देना है तब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करे, और अगर को श्योरिटी ने ज्वाइन नहीं किया तो गारंटी बिकम्स इनवैलिड। तो आपको जो इतने बड़े बड़े पॉइंट दे रखे हैं ना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, बस देखो एक एक लाइन में लिख करके खत्म कर देना है, इसको ज्यादा डिटेल नहीं देना है। सर्विस ऑफ पोस्ट
कंपनीज एक्ट का सेक्शन 20 था, जनरल क्लॉजेस का 27 है। बहुत सिंपल था, 3 चीजें थी, प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, प्री पेइंग होना चाहिए और पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए। तो ये सर्विस ऑफ पोस्ट अगर किसी सेक्शन में डेफिनेशन नहीं है तो फिर ये डेफिनेशन काम में आती है। चलिए जी, तो एकदम फास्ट तरीके से यहां आकर के हमने सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि एक बार फटाफट से आप लोग जब इसको रिवाइज कर रहे होंगे तो सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मुलाकात होती है।